बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया, और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा और मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर हुसैन। आज हम ओवरऑल पीडीएम की हुकूमत जो 1.5 साल के ऊपर मुहित थी, इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी का अहाता करेंगे कि क्या वो फ़ॉरेन पॉलिसी, ख़ारजा पॉलिसी कामयाब हुई या नहीं हुई। चूँकि रियासत के मकासद में से ये है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे, उनकी खुशहाली के लिए काम करे, उनकी आज़ादी के लिए काम करे, उनको ऑर्डर दे, उनको जस्टिस दे। इस हवाले से वो अंदरूनी पॉलिसीज़ भी मुरतब करते हैं और बैरूनी दुनिया के अंदर भी पॉलिसी को मुरतब करते हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी जिस वक्त आप बना रहे होते हैं तो उस वक्त 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कोई भी रियासत उन्हें उठाती है, और हम देखेंगे क्या वो 5 स्टेप्स पाकिस्तान ने या आज की जो हमारी हुकूमत है जो अगले महीने चली जाएगी और फिर उसकी जगह पे एक अबूरी हुकूमत चार्ज संभालेगी, क्या उन्होंने ये पाँचों इकदाम उठाए थे। पहला कदम ये होता है कि कोई भी हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी बनाने के लिए गोल फिक्स्ड करती है कि गोल उसका क्या है। सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, प्रमोशन ऑफ आइडियल्स हैं, उसका गोल क्या है। दूसरे नंबर के ऊपर वो एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे उसने अपने बिहेवियर को शेप अप करना है, इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करती है। दूसरे लफ्ज़ों में बताती है कि उसके अंदर थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इस मुमलिकत की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आप एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, इकॉनमी से रिलेटेड हैं, डिप्लोमेसी से रिलेटेड हैं, कल्चर से रिलेटेड हैं, जिस भी किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाते हैं। और चौथे नंबर पे आप उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बताते हैं कि सबसे कम कॉस्ट किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आ रही है और कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, और उसके बाद आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप फीडबैक लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी पाकिस्तान की हुकूमत इतना कम्प्रीहेंसिव जो मॉडल है डिसीजन मेकिंग का इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो इसको अडॉप्ट करते हैं, इसको लेके चलते हैं। आए पूछते हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम एकेडेमिया में ये डिबेट भी करते हैं और ओवरऑल हाँ, फिर हम बताते भी हैं कि किस मुल्क ने किस मौके के ऊपर किस तरह से फॉरेन पॉलिसी बनाई थी। मिसाल के तौर पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर हम बात करते हैं, किस तरह प्रेसिडेंट कैनेडी ने वो जो अमेरिका और फार्मर सोवियत यूनियन एक थ्रेश होल्ड के ऊपर थे न्यूक्लियर वॉर के, किस तरह से उसको अवॉइड किया, वो डिसीजन मेकिंग किस अंदाज से हुई थी। तो क्या आपको हमारी जो हुकूमत है या माजी में जो हमारी हुकूमत गई इमरान खान साहब की, क्या इस तरह के स्टेप्स आपको नज़र आते हैं जहाँ पे रैशनल पॉलिसी मेकिंग पैटर्न को अडॉप्ट किया जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर हुकूमत जो है, वो गोल्स फिक्स करती है और उस सीक्वेंस को लेके चलती है। डॉक्टर साहब देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, वो हम तो जो डिटरमिन करेंगे ही करेंगे, हमारे इर्द-गिर्द का जो माहौल है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम्म। अगर पिछले 20 साल पहले हमने देखा 2002 में 9/11 हुआ, अमेरिकन्स एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वेस्टर्न सारा वेस्ट जो है इत्तेहादी फ़ौजें, नेटो अफ़गानिस्तान में आके बैठ गई और हमने अपनी हर चीज़ उसके हवाले से कर दी। हम्म। सो आप ये जिसे बोलते हैं सिस्टेमिक लेवल का जो एनालिसिस करें, तो हम तो सब डिपेंडेंट हैं कि वहाँ दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका बहादुर क्या करेगा और वेस्ट क्या करेगा, और उसके हिसाब से हमारा मुआशरा, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, इवन कि हमारे बैंक्स, आप देखें टेरर फाइनेंसिंग, हर चीज़ में हमने उस हिसाब से अपने आप को रिफ़ॉर्म किया है। हम्म। सो हम अपनी जो तब्दीलियाँ हमने करनी होती हैं, वो तो बड़ी कम कर पाते हैं। सो जो ग्लोबली माहौल शेप होता है, उसको वो जो है वो ज़्यादा होता है। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत हमारे सामने है, हम्म। अगर इसी का एनालिसिस कर लें कि ये क्या कर रही है, इन्होंने पिछले साल जब अप्रैल में इनको हुकूमत मिली, तो इनके पास क्या चैलेंजेस थे? बड़े चैलेंज ये थे कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीटीआई थे, वो एक एंटी वेस्ट नैरेटिव लेके आए थे मुल्क में, जिसमें वो कहते थे मेरी हुकूमत मौजूदा जो है उस दौर के आर्मी चीफ और अमेरिका ने मिल के गिराई है, मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लेके आए हैं।
यूरोपियन यूनियन को बड़ा टफ टाइम दिया, रशिया के पास चले गए जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला करना था। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने वो की जो शायद हमारी स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअली एक पॉलिटिशियन की जो है वो जो जिसे हम अगर इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस करें फॉरेन पॉलिसी का, तो हमें लगता है कि जो उनको सूट कर रहा था वो कर रहे। डॉक्टर फिर बाद में जब साहब, मुझे जी, मुझे जी। माज़रत में यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे जो मौजूदा फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने अमेरिका में ये बयान दिया कि जो पीटीआई के चेयरमैन थे वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, ये रियासत की पॉलिसी थी रशिया जाना। देखिए, वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। हुँ, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया तो चले गए और हुँ, उस वक़्त जो एस्केलेशन थी वो भी सारी हो गई। हुँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना तो उस वॉर को कंडेम किया, ना अपने हुँ, फैसलों को गलत कहा। और फिर आपको याद होगा कि साबिक जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में ये कहा था कि हुँ, रशिया के बारे में जो स्टेटमेंट दी थी और यूक्रेन की वॉर के बारे में स्टेटमेंट दी, और वहाँ से जो बैनुल-अक़वामी हुकूमतें हैं उनको एहसास हुआ कि ये रियासत की इस वक़्त क्या पॉलिसी है। हुँ, सो वहाँ जाना एक और चीज़ थी। लार्जली उसका भी कॉन्टेक्स्ट देखा जा सकता था उस वक़्त। लेकिन लेकिन अगर चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो फ़ॉलो अप था, हुँ, वो फ़ॉलो अप भी कोई इतना अच्छा नहीं था। सो हुँ, इसको तो मैं तो इस एंगल से देखता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर ये हम बात कर रहे थे जिस तरह की ये 1.5 साल, अगर आप देखें पीडीएम की गवर्नमेंट का देखें, हुँ, तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जैसे मैंने आपको मेंशन किया वो था। और उसके बाद इन्होंने फिर यूरोप और अमेरिका और बाकी ममालिक को ऑन बोर्ड लिया, मिडल ईस्टर्न ममालिक को ऑन बोर्ड लिया। और हमें जो है वो अंदाज़ा हुआ कि हम तो हमारे जो बहुत सारे चैलेंजेस में बड़ा चैलेंज जो था वो तो हुँ, इकोनॉमी है। हुँ, सो हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को सीधा करने के लिए पूरी कभी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हुँ, बाकी। सो हुँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, और फिर आपको याद होगा फ्लड्स आ गए और अप्रैल में हुकूमत आई, उसके बाद फ्लड्स आ गए, तो ज़्यादा हमारे फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर और इनका जो रुझान था वो ज़्यादा दुनिया में जो समिट्स हुई, जो डायलॉग हुए, उसमें पैसे इकट्ठे करना था ताकि हम रीबिल्डिंग कर सकें अपने हुँ, मुल्क की। सो हुँ, हम ज़्यादातर जो इवेंट्स होते हैं, उनकी फायर फाइटिंग में हमारा जो है डॉक्टर साहब आपको पता है वक़्त चल जाता है। हुँ, तो ये हमें चैलेंज है। हम अपनी जो स्टेट को हमारी क्या चाहिए या अवाम को क्या चाहिए होता है, हम वो प्री प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे जिसे कहते हैं ना, वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ताकि हमारे डेली बेसिस के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते, जिसकी वजह से रियासत जो है वो इतनी स्टेबल नहीं रहती, फॉरेन पॉलिसी इतनी स्टेबल नहीं रहती। हुँ, जैसे आपने कहा कि हम एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट की बात की, तो एनवायरनमेंट मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे-जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वैसे-वैसे हम करते हैं। फिर हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, हमारे पास सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट जो अदारे जो हैं वो तो फ़ौज है। हुँ, और उसकी जो मिलिट्री पावर है हम उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, एज़ ए सॉफ्ट पावर भी यूज़ कर रहे होते हैं, एज़ ए हार्ड पावर भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ जिसका हम हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट को देख के चीज़ें यानी करनी पड़ती है। दूसरे डॉक्टर साहब लफ्ज़ों में यहाँ पे डॉक्टर मैं साहब आप कह आप रहे हैं कि जो एक्सटर्नल जो सिस्टेमिक लेवल है उसका इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट करते हैं और इंटरनली हमारे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं हैं। एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है उसे ही हार्ड पावर के तौर पे यूज़ करते हैं, उसे ही सॉफ्ट पावर के तौर, मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे कमज़ोरी है वो ये कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को हम डेवलप नहीं कर पाए। फॉर इंस्टेंस हमने कल्चरल कांटेक्ट दुनिया के साथ नहीं बढ़ाए, खेल के मैदान में हम आगे नहीं लेके गए, अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के ज़रिए से दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हुए। मेरा ख़्याल है आप यही कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी हर चीज़ सिक्योरिटाइज़ेशन हो गई ना मुल्क की। हुँ, तो उसमें देखें, आपकी जो बैंकिंग सेक्टर ही देख लें, हमें एफएटीएफ की वजह से क्या-क्या नहीं करना पड़ा। एक आम आदमी अगर एटीएम में जाए तो उसको इश्तिहार नज़र आते हैं उन चीज़ों के, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तो सारी हमारी आप देख लें, 70,000 जानों का नज़राना दे दिया, हुँ, दहशतगर्दी की दुनिया में जंग लड़ी, लेकिन हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। सो मैं समझता हूँ कि हमने, और फिर दूसरा डॉक्टर साहब इसमें ये भी है कि अगर फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, तो आई विश कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बंद कमरों में ना डिस्कस हो। अगर हम अवाम को इन्वॉल्व करते हैं, पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अवाम एंड पार्लियामेंट एट अ टाइम इतनी मैच्योर नहीं होती। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूँ, ये सवाल आपसे करूँ डॉक्टर साहब,
कि जो हमारी पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में इनपुट देने के लिए, क्या हमारी पार्लियामेंट उतना बोलती है? एक चीज़। दूसरा, क्या जिस पार्टी की हुकूमत होती है, क्या वो पार्लियामेंट को उतना एंगेज करते हैं? तीसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और वो पार्टी के अपने को-चेयरमैन भी हैं और सारा कुछ है, क्या वो किसी को पूछते हैं या अवाम को आके ऑन बोर्ड लेते हैं? ज़रा आप इस पे बताएँ मुझे डॉक्टर साहब कि अगर हमारे पास एक डेमोक्रेट फॉरेन मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड है, क्या वो अवाम को, पब्लिक को, पार्लियामेंट को, मीडिया को फॉरेन पॉलिसी में एंगेज करते हैं, या कि वो उनके बारे में आता है कि वो बस दौरे करते रहते हैं? डॉक्टर इस साहब, हवाले से हमें बड़ा बताएं। बड़ा जी। अहम सवाल आपने रेज़ किया। यहाँ मुझे कहा जा रहा है आप ब्रेक लीजिए। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चीमा साहब ने बड़े भारी भरकम सवालात किए हैं मुझसे। चीमा साहब, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि जमहूरियत खुद मौजूद ही नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। यही वजह है कि वो जो बेसिक डेमोक्रेसी की हम बात करते थे, वो बेसिक डेमोक्रेसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिन्हें ये डिक्टेटर कहते हैं, वो इसको इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया, इन्होंने उसको रद्द कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब जब आपके पास डेमोक्रेसी अंदर नहीं है, तो आप जो आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं वो फ़िल्टर होके नहीं आते, वो आवाम की तरफ से नहीं आते। कैंडिडेट्स आपके पास वो आ रहे हैं जिनके पास पैसा है, जो एलीट ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, या कोई वडेरा है, या कोई ख़ान है, या कोई सरदार है, या कोई चौधरी है। तो फिर उसका नतीजा ये है कि उनके पास अहलियत तो नहीं होती, वो तो येस मैन होते हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला कि ये जो कोटा सिस्टम के ज़रिए से ख़वातीन को लाया जाता है, जो ये रिफ़ॉर्म भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में आया, उस कोटा सिस्टम के ज़रिए उस ख़वातीन उनको लेकर आते हैं जो बोल न सकें और येस येस करती रहें। यानी कभी भी आप देखें कि किसी अच्छी खातून को इन्होंने टिकट नहीं दिया और वो ख़वातीन इलेक्शन लड़के नहीं आते, उस जगहों से उठाते हैं जहाँ पे इन्हें पता होता है कि ये इलेक्शन वहाँ पे हारेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये वो वजह है जो मैं कहता हूँ कि हमारी इंटरनल जो वीकनेसेस हैं उसको एक ही तरीका है इम्प्रूव करने का, और वो है रिफ़ॉर्म का, जो कि हम रिफ़ॉर्म लाने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म, सोशल रिफ़ॉर्म्स, इकनॉमिक रिफ़ॉर्म्स। और जब तक आपको भी इल्म है, आप और हम ये डिबेट करते रहे हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि डेमोक्रेसी की जामिन या उसको प्रोटेक्ट करने वाली जो क्लास होती है वो मिडिल क्लास होती है। मिडिल क्लास यहाँ पे श्रिंक होती जा रही है, क्योंकि मिडिल क्लास का पावर के अंदर उनकी से नहीं होती। एक ही रास्ता होता है पावर में आने का, और वो है जमहूरियत का। लिहाजा वो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पहिया उल्टा घूम रहा है। वेल्थ कंसंट्रेट कर रही है 1% जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका एलीट एक ग्रुप है, उन्होंने तकरीबन 70% रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। उनके अपने बैठने उठने की जगहें, आपस में शादियां करते हैं, अपने स्कूल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं बाहर हैं। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान का सिस्टम जो है, हालांकि पोटेंशियल देखें चीमा साहब, आप जैसे यंग टैलेंटेड लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 65% आपका यूथ मौजूद है। पाकिस्तान के नौजवान क्या कुछ नहीं करे। उस बच्ची का देखें जिक्र किया जाए जो कि उसने इस तरह की ऐनक प्रोड्यूस की है जो कि अगर गाड़ी ड्राइव करे और आपको नींद आती है तो वो आपको उठा देगी, जगा देगी। इससे पहले भी पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट था कराची के, मुझे याद आ रहा है कि रडार सिस्टम में ये आइडेंटिफाई नहीं होता था कि ये मुसाफिर बरदार जहाज़ आ रहा है या फाइटर जेट आ रहा है, तो उसने रडार सिस्टम के अंदर ये आइडेंटिफाई किया था। बदकिस्मती ये टैलेंट मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद नहीं है। सिस्टम बनाने के लिए रिफॉर्म ज़रूरी हैं। मेरा तो ये आइडिया है। चीमा साहब, मुझे ये बताइए ना, आप क्या समझते हैं कि ये जो दुनिया में हम कशकोल उठा के जाते रहे, हमें दे दें $1 बिलियन, कुछ $1 मिलियन हमें दे दीजिए, आप तो ख़ुद भी पूरी दुनिया में लोगों के साथ अटैच हैं, आपको क्या लगता है उससे पाकिस्तान का क्या तासुर बना कि ये तो भीख मांगने वाली कौम है, बजाय ये कि PDM की ये जो हुकूमत 1.5 साल के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग करती और जिसके फ़ायदे आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आते, यानी एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रखते और एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रखते, तो आप समझते हैं इनको हम कितना अप्रिशिएट करते इस वक्त? देखिए डॉक्टर साहब, सीधी बात है ना, अगर की जाए तो पहली बात तो ये है कि जब तक घर में हम ये जो एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल और इंटर इंस्टीट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर और ये तमाम अदारे अपने आईनी हदूद में रह के काम नहीं ना करेंगे, किसी ना किसी जगह पे मसाइल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सियासतदानों का जब बड़ा मसला ये रहता है कि मैंने अपनी हुकूमत बचानी है, मेरे खिलाफ कहीं साजिश हो रही है, तो ये बताएं कि वो
अपनी वो गुड गवर्नेंस की तरफ जाएगा, वो डिलीवरी की तरफ जाएगा, या वो अपनी हुकूमत बचाने की तरफ जाएगा? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है, उसका ज़्यादा टाइम तो इस चीज़ों में गुज़र जाता है कि मैंने अपनी हुकूमत, हमारी पार्टी की हुकूमत ना चली जाए। हुँ, पूरी दुनिया में ये होता है। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस तरह की चीज़ें होती हैं। हुँ, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह बैकडोर, जिस तरह साज़िशें होती हैं, निज़ाम हमारे मुल्क का है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को ये सेटअप को टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिए जाते। वो सारा टाइम अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में रहते हैं। एक बात तो ये होगी। हुँ, हुँ, जब ये हमारा एक तो जब ये हैं तो बड़े लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन ऑब्वियसली इन सब चीज़ों की आपकी खारजा पॉलिसी और मुल्क की स्टेबिलिटी में बड़ा असर होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिलावल भुट्टो ज़रदारी आ गए, आपने बीक की बात की, शहबाज शरीफ साहब को देखें, वो एक को कहते थे ये मैं खशकोल नहीं उठाऊँगा, आए तो ये कहते थे ये माँगने चला जाता है। जब खुद आए तो फिर वो भी माँगने चले गए। मैंने शहबाज इमरा जुल्फ़ क्या नाम है, भुट्टो साहब को, बिलावल साहब को हमने देखा, वो दुनिया में जहाँ जाते थे, यंग पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, 35 साल, वो जिधर जाता था कहता मेरे मुल्क में फ्लड आ गया, हमें पैसे दें। तो हुँ, ये बताएं कि हम तो अपनी जो आइंदा आने वाली जो पॉलिटिकल क्लास है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसकी भी ट्रेनिंग पैसे मांगने में हो गई है। जब तक सारे सियासतदान और स्टेक होल्डर घर में बैठ के अपना ये एक अलाइनमेंट ना करें और मुस्तकबिल तय ना करें कि हमने हुँ, किस डायरेक्शन में जाना है और किस अदारे का क्या काम है, और हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीजें ना चलें, तो हम हमें भीख तो मांगनी होगी। जैसे कि परसों आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जनाब जब मैं जाता हूँ मिडल ईस्ट में या अपने दोस्त ममालिक के पास जाता हूँ, तो वो अपने दिल में कहते होंगे शहबाज शरीफ फिर मांगने आ गए हो। तो हुँ, अब देखिए ना, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर कंट्री है, 6 लाख की फौज है, मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी एक पहचान है, 65% आपने कहा यूथ है हमारी, और हमारा वजीर आजम जाए दुनिया में और उसको ये कहा जाए, उसको वो कहता है कि मेरे बारे में कहते होंगे, दिल में सोचते होंगे शहबाज शरीफ फिर मांगने आ गए हो। तो वो कशकोल हाथ में उठाया हुआ है, तो वो कशकोल हम उठाते रहेंगे जब तक हम लॉन्ग टर्म फैसले नहीं करेंगे, जब तक हम सख्त फैसले नहीं करेंगे, जब तक हम अपना पेट नहीं काटेंगे। बातों से पेट थोड़ा ही काटा जाता है। सही कि कहा। तकरीरें तो सारे करते थे, खान साहब को भी हमने देखा, हुँ, बड़ी तकरीरें करते थे, शहबाज हुँ, शरीफ साहब आगे, बिलावल साहब, तकरीरें तो बहुत हुई हैं। हुँ, डिलीवर कैसे करना है, काम कैसे करना है, पहले घर में चीजें बेहतर होंगी। हम अपना सिस्टम जो है, जो निज़ाम है, उसको एक कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे, तो फिर जाके हम फॉरेन पॉलिसी। अब फॉर एग्जांपल भारत में डॉक्टर जयशंकर को तो कोई फिक्र नहीं है ना कि मेरी मैं जाऊंगा तो पीछे से हुकूमत चली जाएगी। मोदी साहब को तो कोई टेंशन नहीं है, मैं जाऊंगा तो पीछे से हुकूमत चली जाएगी। उनको पता है निज़ाम चल रहा है, 5 साल में डिलीवर करना है भाई, खामोशी से बैठो, हर बंदा अपना काम करे। यहाँ हुँ। पे पीछे से इतना सियासतदानों को परेशान किया जाता है, मैं समझता हूँ जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपके पास आता हूँ, ये पॉइंट लेके इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। ये बात तो हमने डिस्कस कर ली है कि हम कशकोल लेके जाएँगे, और हमें इस चीज़ का भी, जैसे मैंने थोड़ा-सा तज़किरा किया। आपको क्या लगता है, ये जो नई हुकूमत हमारी आने वाली है, इस हुकूमत ने भी कशकोल पकड़ा, उससे पिछली हुकूमत ने भी कशकोल पकड़ा, उनके पास क्या चॉइसेस हैं? वो क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब कि हम एक बेहतर खारजा पॉलिसी की तरफ जा सकें? क्या आपको लगता है कि आईएमएफ की डील के बाद हम कोई थोड़ी बेहतर रास्ते पे जाएँगे, या कि आपको लग जिस तरह एक सियासी जमात साहब की जो है, वो इस वक़्त साइड लाइन है और सारी सियासी जमातें इकट्ठी हैं। आपको लगता है कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, एक स्ट्रक्चर जो है वो सही तरह चलेगा, तो हमारी खारजा पॉलिसी अगले 5 सालों में कुछ स्टेबल रह पाएगी? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? डॉक्टर साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो फुकदान मुझे नज़र आता है ना, वो ट्रस्ट का है। आप देखें, पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, घरों में कितना पैसा पड़ा हुआ है और इस्लामाबाद के घरों में कितना पैसा पड़ा है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुल के यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन ट्रस्ट अगर हो तो आपको भी इल्म है कि हमारी ऑफिशियल इकॉनमी से जो हमारी अनऑफिशियल इकॉनमी है वो काफ़ी बड़ी है। तो लिहाजा अगर ट्रस्ट हो तो पैसा तो आ सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, ट्रस्ट क्यों नहीं है? जब आपके लीडर्स की प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई है, पैसा बाहर पड़ा हुआ है, तो वो नहीं लेकर आएंगे, तो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्यों लेकर आएंगे? अक्सर आपने सुना होगा पीटीआई चेयरमैन साहब का कि जनाब वो इतने डॉक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनके पास 200 मिलियन डॉलर्स की तो प्रॉपर्टी, उनकी एसेट्स उनके हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाहर वाले भी तभी इन्वेस्ट करेंगे ना जब हमारे इंटरनल लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि आपको दूसरी दफ़ा भी जो आपकी बुरी हुकूमत आएगी उसने जाना ही जाना है आईएमएफ की तरफ।
बल्कि जो नई हुकूमत आएगी उनको भी जाना ही जाना है, और एक दफ़ा नहीं जाने पड़ेगा, मेरे ख्याल में कई दफ़ा जाना पड़ेगा जब तक इकॉनमी रीस्ट्रक्चर नहीं होती, दोबारा रीबिल्ट नहीं होती। तीसरा ये कि आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो पैराडाइम्स हम पढ़ते हैं, एक पैराडाइम दूसरा पैराडाइम, कभी कोई पैराडाइम कंप्लीटली उसको एलिमिनेट किया जा सका है? पैराडाइम कभी भी डाई डाउन नहीं होता, पैराडाइम शिफ्ट ज़रूर आता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अगर उस पर्सपेक्टिव से हम उसको एक्सप्लेन करें तो पैराडाइम को, अब माजी में किसी वक्त में PMLN को दबाया गया तो क्या PMLN ख़त्म हो गई, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को दबाया गया तो क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? तो मैं समझता हूँ इस वक्त PTI को जो कॉर्नर किया जा रहा है, पैराडाइम शिफ्ट आप लेके आ सकते हैं लेकिन पैराडाइम डाई डाउन नहीं होगा, ये दोबारा री एमर्ज करता है पैराडाइम। क्या पता कल को कंप्रोमाइज़ हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा ये रिव्यू कर लेते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी पॉलिसी क्या रही, यूरोप के साथ क्या रही, चाइना के साथ क्या रही, रीजन में इंडिया के साथ, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ क्या रही। लेते हैं नाजरीन छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, चीमा साहब के साथ बड़ी एक पुरजोश गुफ्तगू चल रही है, डिबेट चल रही है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। चीमा साहब मैं आखिरी पॉइंट जल्दी से एक बात करके और फिर हम चले जाते हैं अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में। मैं समझता हूँ चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा जो कमज़ोरी नज़र आती है वो नैरेटिव मेकिंग की नज़र आती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारी फॉरेन ऑफिस है उसका लिंक नहीं है सेंटर्स के साथ जो 1970s में बने, जिन्होंने फीडबैक प्रोवाइड करनी थी फॉरेन ऑफिस को। MPhil PhD के थीसिस एंड रिसर्च पड़ी हुई है, स्पेशलिस्ट लोग घूम रहे हैं, आप PhD हैं, बहुत सारे और PhD एक्सपर्ट्स हैं, कभी उनसे कंसल्टेशन का वो जो प्रोसेस है हमें वो नज़र नहीं आती, वो डिबेट नज़र नहीं आता। इस वजह से फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको अफेक्टिवनेस नज़र नहीं आती। चीमा साहब ये फरमाइएगा, अमेरिका में आपका आना जाना भी है, दोस्त अहबाब भी हैं, ये बताइए कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह से चल रहे हैं? अमेरिका तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उसका इन्फ्लुएंस भी है, फिर हमारी जो वेपनरी सिस्टम है उसकी मॉडर्नाइजेशन अमेरिका के मरहून मिन्नत है। तो इस वक्त ताल्लुकात को आप किस तरह से गैज करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका को अगर आप देखें तो पिछले 15, 18, 20 साल से तो 2002 ऑनवर्ड हमारा ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी की जंग के हवाले से रहा है। तो अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आज पिछले हफ्ते सेंटकॉम चीफ पाकिस्तान आए हुए थे और सेंटकॉम चीफ जो है वो ज़ाहिर बात है चीफ आर्मी चीफ से मिले हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कोऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान में TTP हो, अल-कायदा हो, दाइश हो, ऐसी जितनी भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ख़त्म करने में और उनको काउंटर करने में इस वक़्त अमेरिका पाकिस्तान का कोऑपरेशन है। लार्जली जैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जब अफ़गानिस्तान से विथड्रॉल किया, तो उन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। एंड देन एक मैं डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, अमेरिका आज भी पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंस देता है, अहमियत देता है। क्वेश्चन ये है कि हम सिक्योरिटी के अलावा अमेरिका से उस तरह लार्जली कोई कोऑपरेशन रख नहीं पाए। एग्रीड। अमेरिका तो समंदर है, उस समंदर में से हमने क्या निकाला है? अगर देखें हमारे साथ भारत है, वो अपना देखें किस तरह चीज़ों को लेके चल रहा है। सो हमें बेसिकली हम बात तो करते हैं जियो इकोनॉमिक्स की बहुत कुछ, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे जो हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से अमेरिका हमें उन्होंने हमसे ताल्लुकात भी डाउनग्रेड कर दिए। वो हमें समझते हैं ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, 230 मिलियन का, इम्पोर्टेंट है, खिते में फ़ौज इसकी बड़ी है और हमारे काम आ सकता है लार्जली सिक्योरिटी के हवाले से। वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कराते हैं, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मंडी भी है, वो हमारी यूथ को स्कॉलरशिप भी देते हैं, बहुत लेवल पे वो इंगेज भी हैं, बहुत सारे जगहों पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे सिर्फ वो हाथ फैला के बैठे हुए हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। वो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, वो जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, वो हम नहीं कर पा रहे। हम उनको शो ऑफ नहीं करा सके कि हम उस तरह की एक मार्केट है जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसकी यूथ को वो यूटिलाइज कर सकते हैं। गो के वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन लार्जली हमें सिक्योरिटी से बियॉन्ड सोचना होगा। और इन चीज़ों का तो डॉक्टर साहब हमें 2010, 12 में, 14 में पता चल जाना चाहिए था, जब अमेरिका अफगानिस्तान से डील कर रहा था और हमें पता था उन्होंने चले जाना, लेकिन हमने लास्ट मोमेंट तक इंतजार किया। डॉक्टर और साहब कहते आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हिट किया है। मैं यही बात कहता हूं कि आपकी सोसाइटी एंड इकोनॉमी की यूटिलिटी नहीं है उनके लिए। देखें रिफॉर्म के बगैर वो यूटिलिटी बनेगी नहीं। प्रेसिडेंट क्लिंटन के दौर में बैम का कॉन्सेप्ट दिया, बिग एमर्जिंग मार्केट्स, उसके अंदर ताइवान था, उसके अंदर वियतनाम था, इतने इतने छोटे से मुल्क हैं, पाकिस्तान नहीं था।
बुनियादी वजह क्या है कि यहाँ पे उनकी यूटिलिटी नहीं बनती। ये अगेन में आई वुड इंसिस्ट ऑन इट कि जब तक हम रिफॉर्म नहीं लाएंगे, मैं समझता हूँ जो अबूरी हुकूमत आए है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होना चाहिए कि रिफॉर्म के ऊपर काम करें, एक्सपर्ट्स को बुलाएं और एक पैकेज तैयार करें और नई हुकूमत के हवाले करें और वो अप्रूवल उसकी दे और उसको इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर साहब, दूसरा ये जो एंटी अमेरिकनिज्म, आप तो इंडियन मीडिया के ऊपर भी आप अपीयर होते हैं, आपने देखा होगा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की सोसाइटी एंटी अमेरिकन है। भाई हम एंटी अमेरिकन नहीं, हमें ग्रीवेंसेस रहे हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से, बट वी लव टू हैव अमेरिकन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इनका पॉलिटिकल सिस्टम हमें चाहिए। यहाँ पे मैकडोनाल्ड, कोको कोला, पेप्सी सब कुछ चल रहा होता है, तो एंटी अमेरिकनिज्म उस हिसाब से तो हमारी नहीं है। तो ये गलत फहमी हमें नज़र आती है। डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना के साथ ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं? हमने बैलेंस कर पाए हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान में? देखिए, बैलेंस तो चल भी रहा है और हमने, मेरा ख्याल है अमेरिकन भी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हैं कि पाकिस्तान का चाइना के बगैर वो गुजारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका वो सब कुछ हमें दे नहीं सकता जो हमारी डिमांड है, जो हमें हमारी ज़रूरतें हैं। और इसलिए चाइनीज़ भी जो हैं अमेरिकी इस हवाले से पीछे हट गए हैं। बहुत सारी चीज़ों में नज़र आता है, लेकिन चाइना के हवाले से भी हम चाइना को भी उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल, हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है, लेकिन उसके बाद हम देखें डॉक्टर साहब, हमें अगर हमने एक्सपोर्ट लेड अपनी मार्केट करना है, इंडस्ट्रियल जोन्स का हम फ़ायदा नहीं उठा सके। हमारे पास एनर्जी इस वक्त काफ़ी मौजूद है, हमारे पास लेबर मौजूद है, लेकिन हम इंडस्ट्री को नहीं चला सके, एक्सपोर्ट नहीं कर सके, जिससे चाइनीज़ परेशान है। और आपको पता ही है सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अभी देखें, चाइनीज़ एम्बेसडर भी इस्लामाबाद में नहीं है। ये बड़ी चहमगोइयाँ होती हैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कि वो क्यों नहीं है यहाँ पे, वो इतनी देर से क्यों नहीं है इस्लामाबाद के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, इज डेजिग्नेटेड फॉर पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो हमारी हुकूमत है ये तो क्लेम करती है कि हमने स्पीड अप किया है सी पैक को, जो काम रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया, ग्वादर के ऊपर काम हो रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर काम हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, एक होता है काम हो रहा होता है, एक होता है नजर आ रहा होता है, एक होता है लोग खुश होते हैं, एक होता है फॉर एग्जांपल अभी तो रिसेंटली रिसर्जेंस हुई है दहशतगर्द एक्टिविटीज की बलोचिस्तान के अंदर। हमें उससे भी पता चलता है कि वो एक बड़ा वो भी एक तकलीफ दे अमल है कि चाइनीज वहां से भाग गए। फिर आप देखें इवन के चाइना कराची में डॉक्टर साहब हमें बहुत सारे चाइनीज के दफ्तर कारोबार बंद करवाने पड़े। सो चाइनीज बहुत नाराज हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ कर्जे भी रीशेड्यूल करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं वो समझती हैं कि बस आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे पैसे लेके आएँ, खुद ही काम करें, खुद ही एक्सपोर्ट करें, हमें बस पैसे देते जाएं, हमें कुछ ना करना पड़े। सो ये नुकसानात हैं, मुझे मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये इस आपने बात को आगे जी लेते हुए जी आपने चाइना की बात की। डॉक्टर साहब, ये जो ईरान के कैसे चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो और साथ में अफगानिस्तान का भी थोड़ा हमें बता दीजिएगा कि ईरान जो है उसमें जो ईरान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन हुई है, आर्मी चीफ का दौरा, प्राइम मिनिस्टर का, जो बॉर्डर मार्केट्स खुली हैं, आप देख रहे हैं कि हमारी कोई नॉर्मलाइजेशन ईरान के साथ होगी। और ये जो पर्टिकुलरली हम अफगानिस्तान के हवाले से आप देखें कि ईरान जो है वो परेशान है अफगानिस्तान के हवाले से, और हम भी परेशान हैं कि वो होस्ट कर रहे हैं टीटीपी को, दाइश को, और वो अपने इन चीज़ों को वो तो तब्दील नहीं कर रहे, और वो मान नहीं रहे कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्द जमातें हैं, और वो उन्होंने हमसे वादा किया हुआ सब मुल्कों से दोहा एग्रीमेंट में कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो आप पाकिस्तान के दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क ईरान और अफगानिस्तान के हवाले से क्या देखते हैं सर? डॉक्टर साहब देखिए, सिस्टेमिक लेवल पे आपने बात की, वो तो हमारे फेवर में, चूंकि एक मल्टीपोलर सिस्टम डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान जैसे ममालिक को स्पेस मिलता है खेलने के लिए, मेरा ख्याल में स्पेस मौजूद है, इसी वजह से सऊदी अरब भी उससे खेल रहा है, इंडिया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा है। आ जाते हैं रीजनल लेवल के ऊपर, अब आपने खुद जिक्र कर दिया सऊदी अरब और ईरान की कुर्बत जो बड़ी है, तो मेरा ख्याल में अगेन पाकिस्तान जैसे ममालिक को एक स्पेस मिला है कि वो दोनों के साथ मिल के काम कर सकते हैं, जिस तरह माजी में ज़रा कुछ रुकावटें उस हवाले से मौजूद थी। फिर तीसरा, आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर भी जो माजी में आपने देखा होगा कि ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ नज़र आता था अफ़गानिस्तान के केस के अंदर, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों के अंदर आहंगी है। सेंट्रल एशियन नेशंस हैं या चाइना है, उस तरफ से रूस है, तो मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट रीजनल लेवल पे हो या सिस्टमिक लेवल पे, वो बड़ी फेवरेबल है। अब समझ ये नहीं आ रही हमें कि अंदरूनी तौर पे जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर ऐसा क्या डिफेक्ट है कि हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे।
यानी ईरान भी आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। अफ़गानिस्तान से टीटीपी का इनखला जो आके यहाँ पे हमले कर रहे हैं, और वो हमले क्यों कर रहे हैं उसमें तो आप मुझसे बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि एक तरफ तो वो तालिबान का मानना है कि जनाब इन्होंने हमारे साथ मिल के लड़ा था, बाहर की फोर्सेस के साथ जिहाद किया था, तो उनके लिए उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर है, हालांकि वो अपेरेंटली इसको डिनाई करते हैं। लेकिन इसी वजह से उन्होंने कहा था इनके साथ हम आपकी बातचीत करवा देते हैं। अब उसको हटाने के लिए कि टीटीपी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है मेरे ख्याल में, वो लश्कर एहरार या क्या उन्होंने जमात एहरार जहाद एक नई उन्होंने बना दी है, जिसके ज़रिए से वो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं और टीटीपी का, ताकि उसके अंदर नाम नज़र ना आए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है उसने भी बड़े वाजिब तरीके से बताया था। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ अगेन पाकिस्तान के पास जो इम्पॉर्टेंट जो स्टेप पाकिस्तान को उठाना चाहिए वो तो यही है कि रीजनल ममालिक को ऑन बोर्ड लेकर, जिन जिन का स्टेक अफ़गानिस्तान में है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और खुशखबरी ये है कि अभी रिसेंटली कल परसों हमने एक साइन किया है रेलवे ट्रैक अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की हम बात करें, जिसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि बहुत सारे दिनों की कमी वाक़ हो जाएगी, 40% जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और पूरा रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ उसमें हिंदुस्तान को भी बजाय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैशिंग करे, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ी गुफ्तगू ज़बरदस्त रही, लेकिन वक्त की मजबूरी, वक्त हमें कम मिला, और अगर मौका मिला तो नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बात करेंगे। नाज़रीन, यही इस हफ़्ते आपके पेश गुज़ार था। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं समझता हूँ इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे रीजन रह गए उसके ऊपर के मौजूदा जो हुकूमत है, जो 1.5 साल की, इनकी कारकर्दगी इस हवाले से क्या रही है। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।